देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। 1.5 साल के बाद फिर से सड़कों पर उतर रहे हैं राहुल गांधी। बताएंगे कहां पर हो रहा है जोरदार तरीके के राहुल गांधी के पदयात्रा की शुरुआत दोस्तों, और सारे नेताओं ने वीडियो बनाकर और तमाम तरीके से राहुल गांधी का किया है जोरदार समर्थन। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों जी के साथ में। जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है दोस्तों, वैसे ही बैकफुट पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों चुनाव आयोग की ओर से आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री के पति ने किया है इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा दावा। बताएंगे 79 सीट को लेकर हेरफेर के दावे किए गए हैं दोस्तों। इसके साथ में चुनाव आयोग के सवालों का एक एक जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी ने। बताएंगे कौन से इंडिया गठबंधन के राज्य के अंदर अचानक से मंत्री के घर पर छापेमारी की गई है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। एक एक करके चलेगा आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार एक क्रांति की भूमि है और राहुल गांधी के द्वारा वहां से किए जा रहे आंदोलन को सफलता मिलेगी दोस्तों, लक्ष्य पूरा जरूर होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें आज 17 अगस्त 2025 की सुबह सासाराम की धरती पर एक नए तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है दोस्तों, जहां पर रोहतास जिले के इस ऐतिहासिक शहर में जहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा गवाह बना है इतिहास में कई सारी बड़ी घटनाओं की दोस्तों, आज एक नई राजनीतिक यात्रा की नींव यहीं से रखी जा रही है। राहुल गांधी अपनी संकल्प शक्ति के साथ आज यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। ये कोई सामान्य चुनावी रैली नहीं है, बल्कि एक वोटर अधिकार यात्रा है, जिसका मकसद है भारत के लोकतंत्र के सबसे बुनियादी सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा करना। 16 दिनों की यात्रा 1300 किलोमीटर तक राहुल गांधी पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों। ये हाइब्रिड मोड में होगा, यानी थोड़े देर तक पदयात्रा होगा और उसके बाद वाहनों के इस्तेमाल करके भी यात्रा को पूरा किया जाएगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर सासाराम से शुरू होकर यात्रा शाहबाद, मगध, अंग, सीमांचल, मिथिला, तिरहुत और सारण जैसे प्रमुख क्षेत्रों से गुजरेगी दोस्तों। कुल मिलाकर 20 से 25 जिलों को कवर किया जाएगा, और राहुल गांधी ने स्पष्ट मैसेज देते हुए कहा कि हमारे सामने कोई छोटा लक्ष्य नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हम हर उस गांव और हर उस मोहल्ले में जाएंगे जहां पर लोगों के वोट के साथ छेड़खानी हुई है। हम उनसे मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे। इससे पहले जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे दोस्तों, तो वो केवल भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी का एक यात्रा था दोस्तों, और उसके बाद इंडिया गठबंधन बनी थी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह खड़ी है, और यही बड़ा कारण है कि यात्रा काफी ज्यादा अहमियत वाली हो गई है दोस्तों, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। तेजस्वी यादव ने एक ऑफिशियल वीडियो बनाकर राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कार्यकर्ताओं को वोट के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आह्वान किया है दोस्तों। मुकेश सहनी की ओर से भी वीडियो जारी करते हुए सभी लोग एक साथ मिलकर राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, ये खुला बोला गया है दोस्तों। और लेफ्ट पार्टियां तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ में मजबूती के साथ खड़ी है। साथ साथ राहुल गांधी इसे एक व्यापक सामाजिक आंदोलन के रूप में देख रहे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि ये केवल राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है, ये उन सभी लोगों की लड़ाई है जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि हर नागरिक का वोट सुरक्षित रहे और उसे गिना जाए। इसके बाद अचानक से मीडिया में खबर चलने लगती है दोस्तों की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अचानक से बिना किसी बताए गए कार्यक्रम के सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहा है दोस्तों। यानी राहुल गांधी की यात्रा बिहार में निकलेगी और दूसरी ओर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव अधिकारी नजर आएंगे, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ में दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद रहेंगे, यानी सीईसी के साथ में दोनों ईसी मौजूद रहेंगे दोस्तों। और राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया जाएगा, ऐसा मीडिया में दावा किया जा रहा है। इस पर कन्हैया कुमार समेत कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग अचानक से राहुल गांधी की यात्रा के बीच में, वोटर अधिकार यात्रा के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कब तक बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जुगाड़ करते रहोगे? अब चुनाव आयोग को भी चुनाव कराने का काम छोड़कर सीधे चुनाव लड़ना चाहिए। यानी राहुल गांधी की यात्रा के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना दोस्तों, टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में दोस्तों पूरी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल के बीच में अब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है दोस्तों। इस वीडियो में निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर कहते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव सही तरीके से होता, कोई गड़बड़ी नहीं होती, तो इंडिया गठबंधन को कम से कम 79 यानी 79 सीटों का फायदा मिलता। यानी इंडिया गठबंधन को जो 237 सीटें मिली है वो बढ़कर 316 सीटें हो सकती थी, यानी इंडिया गठबंधन को 316 सीटें और एनडीए गठबंधन को 213 सीटें मिलती। 79 सीटों का इधर उधर हुआ है, ये बड़ा दावा कर रहे हैं दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग के द्वारा बीते दिन अचानक से प्रेस नोट जारी किया गया है दोस्तों। इस प्रेस नोट में काफी ज्यादा चौंकाने वाले दावे करते हुए उल्टा विपक्ष पर सवाल खड़े किए जा रहे थे दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि
चुनाव आयोग ने बीते दिन जो प्रेस नोट जारी किया है दोस्तों, इसमें विपक्ष से पूछे गए सवाल पहला बोला गया कि विपक्षी पार्टियों को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के 1 महीने के अंदर बताना चाहिए था, और इस पर केरला कांग्रेस की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि हमारे देश में जो विपक्ष है उसका काम चुनाव लड़ने का है, वोटर वेरिफिकेशन का नहीं है, और एक से ज्यादा जगह पर किसी व्यक्ति का नाम है ये पता करने का काम एक तो विपक्ष का नहीं है, दूसरा विपक्ष के पास उस तरीके का रिसोर्स भी नहीं है, उतने ज्यादा पैसे भी नहीं है कि वो एक एक बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को लगा कर ये सारी चीजें पता करे दोस्तों। और दूसरा, केरला कांग्रेस की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग ने 2019 के जनरल इलेक्शन के दौरान हमको डिजिटल कॉपी दिया, उसके बाद से ये लोग स्कैन कॉपी दे रहे हैं। जब स्कैन कॉपी विपक्ष के लोगों को दोगे तो विपक्ष कैसे पता करेगा कि कहां पर डुप्लीकेट वोटर है, क्योंकि स्कैन कॉपी पर रिसर्च करने में कई घंटे लग जाते हैं। 6 महीने लग गए राहुल गांधी को एक विधानसभा से आंकड़े इकट्ठा करने में, और अपनी गलती को विपक्ष के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि चुनाव आयोग का काम है वेरिफिकेशन करने का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, और अगर आप भी मानते हैं कि एकदम इलॉजिकल स्टेटमेंट दिया गया है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसके साथ ही और भी कई सारी खरी खोटी सुनाई गई है दोस्तों। कांग्रेस कहती है कि अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि वायनाड के अंदर एक घर में, चंदेरी नाम के घर में 4000 वोटर्स रहते हैं। इस तरीके से वोटर आईडी कार्ड में, वोटर लिस्ट में दिखाया जा रहा है, यानी फर्जी वोट हुआ है, इस तरीके का दावा अनुराग ठाकुर ने किया दोस्तों। अनुराग ठाकुर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर फर्जी वोट कराने के आरोप वायनाड के अंदर लगा दिए दोस्तों। इस मामले को लेकर केरल कांग्रेस ने कहा कि अनुराग ठाकुर को किसने ये आंकड़े दिए, एक विधानसभा को एनालाइज करने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर इस तरीके का आंकड़ा कैसे दे रहे हैं? क्या अनुराग ठाकुर को डिजिटल कॉपी मुहैया करवाई गई है जबकि विपक्ष को स्कैन्ड कॉपी दी गई है? ये सवाल है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है दोस्तों। और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अनुराग ठाकुर को अभी तक नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया है? इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी केरला की ओर से कहा गया कि थ्रिसूर के अंदर हमारे एक कार्यकर्ता ने इलीगल वोटर के नाम जोड़े जाने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। एक बीएलओ ने फर्जी नाम ऐड करने से मना कर दिया था, तो उसको बाद में ट्रांसफर कर दिया गया। और आप कहते हो कि हम लोगों ने, यानी विपक्ष के लोगों ने चुनाव आयोग को क्यों नहीं बताया कि कहां कहां पर वोटर गड़बड़ी है? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो पता करे कि वोटर असली है या नकली है या घपलेबाजी चल रही है, ये काम विपक्ष का नहीं है। और ऐसे में विपक्ष के ऊपर सवाल खड़ा करना साफ तौर पर इनकी लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को दिखाता है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, जैसा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें प्रियंका गांधी भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने से पहले हिचकिचा नहीं रही दोस्तों। प्रियंका गांधी की ओर से बीते दिन एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में एक गरीब व्यक्ति पुलिस थाने में जाता है और कहता है कि साहब एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। पुलिस वाला कहता है कि कौन सा रिपोर्ट दर्ज करवाना है, क्या हो गया तुम्हें? तो इसके बाद गरीब व्यक्ति कहता है कि साहब एक जो रिपोर्ट दर्ज करवानी है वो वोट चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि ये क्या होता है वोट चोरी, और इसके बाद गरीब व्यक्ति पुलिस थाने में इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों को समझाते हैं कि वोट चोरी का क्या मतलब होता है। और इसके बाद इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने भी कहा कि कहीं आपका भी तो वोट चोरी नहीं हो गया, अब और नहीं वोट चोरी बंद करो। साथ दोस्तों तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने अपने वरिष्ठ नेता और मंत्री आई पेरियासामी के संबंध में परिसरों पर ईडी के छापे को लेकर नाराजगी जाहिर की है दोस्तों, और बताया है कि राहुल गांधी की ओर से इंडिया गठबंधन जो एकजुट होकर वोट चोरी को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, इसीलिए ईडी की छापेमारी हुई है। दरअसल तमिलनाडु के अंदर डीएमके के वरिष्ठ नेता है दोस्तों मंत्री पेरियासामी, जिनके परिसरों के ऊपर ईडी का छापा हुआ है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2024 के चुनाव में कथित धोखाधड़ी के मामले को उठा रहे हैं और डीएमके पूरी तरीके से साथ में खड़ी है दोस्तों। इस मामले पर अब पार्टी की नेत्री कनिमोझी ने कहा कि मंत्री ने कई चुनौतियों का सामना किया है और डीएमके के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। किसी भी तरीके की धमकी हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को डरा नहीं सकती दोस्तों, यानी पार्टी अपने नेता के साथ में मजबूती के साथ खड़ी है दोस्तों। कोई इफ और कोई बट नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि इसी तरीके से इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों को सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन सभी मुकाबला कर रहे हैं और यही हौसला है जिसके कारण इंडिया गठबंधन ने लगभग मेजोरिटी का नंबर 2024 में हासिल कर लिया था दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि लंबी लड़ाई है और सारी पार्टियों को डटकर मुकाबला करना पड़ेगा दोस्तों। एक दिन पहले कर्नाटका के भी कांग्रेस पार्टी के विधायक के घर पर छापे पड़ गए थे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ट्रंप के टैरिफ पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मोर्चा संभाला है दोस्तों। उन्होंने पत्र लिखा है, यानी लेटर लिखकर। पत्र में एमके स्टालिन कहते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान तमिलनाडु के एक चिंताजनक मुद्दे की ओर खींचना चाहता हूं, जो वर्तमान टैरिफ वृद्धि के कारण गंभीर प्रभावों का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में भारत के कुल $433 अरब के व्यापारिक निर्यात का 20% अमेरिका को गया
गया, जबकि तमिलनाडु के 52.1 अरब डॉलर की कुल माल का 31% अमेरिका को निर्यात होता है, यानी अमेरिका भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ को कम नहीं किया जाता तो फिर कम से कम 50% के आसपास टैरिफ के कारण 30 लाख लोगों को नौकरी गंवानी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के उद्योग निकायों के साथ इस पूरे मामले को लेकर विचार विमर्श किया है और उसके बाद ये आंकड़े सामने आए हैं, यानी हवा में तीर नहीं चलाया जा रहा है दोस्तों, बल्कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे पूछकर ये आंकड़े जारी करते प्रधानमंत्री मोदी से बोला गया है कि इस पर ध्यान दीजिए, ये काफी गंभीर मुद्दा है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में अभी तक कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बयान नहीं दिया गया है। उसके बाद ये लगातार टैरिफ बढ़ाने की कोशिश ट्रंप कर रहा है दोस्तों, तो उसको जवाब देने की जरूरत है, लेकिन चुप्पी को लेकर अब सवाल भी खड़े होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ट्रंप के जैसे का जवाब तैसे से दिया जाना चाहिए, भारत में लोगों की नौकरियां चली जाएगी अगर इसी तरीके टैरिफ बढ़ता रहा, ये काफी गंभीर मुद्दा, इस पर चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जवाब आना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें नरेंद्र मोदी पहले 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करते हैं दोस्तों। उसके बाद नरेंद्र मोदी के सरकार के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से एक पोस्ट किया जाता है और आजादी के इस पोस्ट में सरदार पटेल को हटाकर, नेहरू जी को हटाकर सावरकर की तस्वीर लगाई जाती है दोस्तों। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर के साथ में सावरकर की तस्वीर लगाई गई दोस्तों। इसे लेकर अब बीजेपी के काफी करीबी माने जाने वाले चंद्र कुमार बोस यानी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के भांजे की ओर से नाराजगी जताई गई है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस के भांजे चंद्र कुमार बोस कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के साथ में सावरकर की तस्वीर लगाने से ये अपमान हुआ है, डिसग्रेसफुल है, और इस मामले को लेकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्र कुमार बोस, जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी 2021 के चुनाव से पहले काफी ज्यादा प्रखरता के साथ बयान देती थी दोस्तों, क्योंकि चंद्र कुमार बोस उस दौरान ममता सरकार पर आरोप लगाते थे कि ममता सरकार ने सुभाष चंद्र बोस का सही से सम्मान नहीं किया। इसके बाद चंद्र कुमार बोस का इस्तेमाल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चंद्र कुमार बोस को कभी भाव नहीं दिया दोस्तों। हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी से टाटा अलविदा बाय बाय बोल दिया, लेकिन जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस के नाम का इस्तेमाल करके बंगाल का चुनाव जीतने की कोशिश की गई दोस्तों, और चंद्र कुमार बोस के बयान को तब सर्वोसर्वा बयान बताया जाता था, अब वो जब बीजेपी सरकार की आलोचना कर रहे हैं दोस्तों, तो इस पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जो बीजेपी के साथ रहा अंततः गत्वा अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करता दिखाई देता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल आए हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर द कश्मीर फाइल नाम की प्रोपेगेंडा मूवी बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर से पश्चिम बंगाल पहुंचे दोस्तों, जहां पर जाकर फिर से प्रोपेगेंडा मूवी को लॉन्च करना चाहते थे, यानी फिर से एक मूवी इन्होंने बनाई है दोस्तों। इस मूवी का नाम रखा गया है द बंगाल फाइल्स और 16 तारीख को बीते दिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने के लिए गए थे दोस्तों सिनेमा घर में। डायरेक्टर की अपकमिंग फिल्म को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा था। इस दौरान खबर सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने ट्रेलर को लॉन्च होने से रोक दिया दोस्तों। इसके बाद जबरदस्त तरीके का संघर्ष देखने को मिला और लगे हाथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एफआईआर भी दर्ज करवा दी और कहा कि द बंगाल फाइल्स बनाकर ये बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बंगाल पूरे स्टेट को बदनाम करने की साजिश के तहत ये एक फिल्म बनाकर लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों कश्मीर को लेकर भी द कश्मीर फाइल बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री ने आज तक नहीं बताया कि उनकी फिल्म बनाने से, प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने से कश्मीरी पंडितों का क्या भला हुआ दोस्तों। अभी तक एक भी कश्मीरी पंडित वापस नहीं लौटा, जो नरेंद्र मोदी भी वादा करके आए थे, और उसके बाद फिर ये नया एक प्रोपेगेंडा मूवी लेकर आए हैं दोस्तों, क्योंकि 2026 में इलेक्शन होने वाले बंगाल के, और उससे पहले इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल के अंदर हिंदुओं का पलायन हो रहा है और इतिहास के कुछ दर्दों को खुरेद कर फिर से आपसी भाईचारे को ठोस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप दो शब्द जरूर लिखिएगा इस तरीके की हरकतें करने वाले डायरेक्टरों के बारे में। साथ साथ दोस्तों भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तलाश लगातार जारी है दोस्तों। सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक उड़ाते हुए गुमशुदा की तलाश के नाम से पोस्टर जारी करते हुए कहा कि हम लोगों को एक व्यक्ति की तलाश है, उनका नाम है जगदीप धनखड़, उनका कद 6 फीट के आसपास है और उनकी पहचान है हाल ही में रीढ़ सीधी हुई थी। यानी इनडायरेक्ट तरीके से बोलने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा सरकार के खिलाफ, बीजेपी के प्रोपेगेंडा के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हुए थे। इसके बाद आगे लिखा गया कि 21 जुलाई 2025 से लापता है, जानकारी मिलने पर गुजरात भवन थाली उपहार स्वरूप खिलाई जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों तंज कसते हुए लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति कहां है। ये तो देश की जनता को जानने का अधिकार है दोस्तों। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन अचानक से ऐसा लगता है कि उनके बारे में कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों। यहां तक कि होम मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा था और संजय राउत ने मांग की थी कि हमको जगदीप धनखड़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए। विपक्ष के लोग चिंतित है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या खबर है और आखिर वो है कहां, क्योंकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दिया था
था। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि देश को जानने का अधिकार है कि हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ है और कैसे हैं, साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर पत्रकार हिमांशु मिश्रा ने एक बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों वो कहते हैं कि अभी जो हाल फिलहाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें हिसार के पूर्व सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह और एक बीएसपी के पूर्व सांसद राजा राम वोट कास्ट करने गए तो उनको पता चला, बताया गया कि उनका वोट तो पहले ही कोई डाल चुका है। दोनों ने कहा कि हम तो आए थे यहाँ पर वोट डालने के लिए, लेकिन हमारा वोट किसने डाल दिया और इसे लेकर जोरदार बहस हुई। वहां अगर फेक वोट पड़ सकते हैं तो देश में क्या स्थिति होगी, आप लोग विचार करिए। हिमांशु मिश्रा की ओर से गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं दोस्तों, और ये मामला काफी बड़ा है। अगर आप भी मानते हैं कि वाकई इस तरीके के प्रकरण से देश के अंदर चुनाव कराने के तरीके को लेकर गंभीर सवाल उठेंगे और ये एकदम लाजमी है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एक और प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई थी दोस्तों, पैसा कमाने के लिए, यानी किसी के दुख दर्द के ऊपर पैसा कमाने के लिए मूवी बनाई गई थी, उदयपुर फाइल्स। उस मूवी को बुरी तरीके से सिनेमा हॉल में पिटते देखा गया दोस्तों। उस फिल्म को कोई एक दिन भी देखने के लिए नहीं गया दोस्तों, और अब वो सिनेमा घर से हट भी गई है। इसके बाद इस मूवी में पैसा लगाने वाले प्रोड्यूसर ने अब हिंदू समाज के लोगों को ही गालियां देनी शुरू कर दी है दोस्तों। उदयपुर फाइल के फ्लॉप होने के बाद अब प्रोड्यूसर हिंदुओं को गाली देकर बोल रहा है कि तुम देखने नहीं गए, और इस तरीके से और भी उल्टी सीधी बातें बोली जा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कन्हैया लाल वाले कांड के मामले को लेकर जिस तरीके से पैसे बनाने की कोशिश की जा रही है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसे किसी भी प्रोपेगेंडा मूवी को चलने ना दे, उसे पूरी तरीके से फ्लॉप करे, ताकि इन लोगों को एक आर्थिक झटका लगे जो सोचते हैं कि किसी के दर्द को पैसे में तब्दील कर दिया जाए, उन लोगों को झटका लगे, ताकि वो आगे आने वाले दिनों में कभी भी फ्यूचर में इस तरीके की उलझुल और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली मूवी ना बनाए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये प्रोड्यूसर का बौखलाना पूरी तरीके से तय है, लेकिन समाज के लोगों की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस मूवी को फ्लॉप करवाया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर समाज मिलकर काम करे तो भारत के लोगों को आपस में डिवाइड करने वाले कभी सफल नहीं हो पाएंगे और भारत एक मजबूत शक्ति के तौर पर उभरेगा। अगर भारत एकजुट हो जाता है दोस्तों जिस दिन, उस दिन ऐसा कमाल हो सकता है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग के द्वारा उठाए गए सवाल पर अब केसी वेणुगोपाल ने भी जवाब देते हुए कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेशर्मी की सारी मर्यादाएं पार कर दी है। केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि जो संविधान से जुड़े हुए संस्थान है, यानी संवैधानिक संस्थान है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी तरीके के गलत आरोप या बयानबाजी करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़े। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उन लोगों की होती है, चुनाव अधिकारियों की होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से दोस्तों बचने के प्रयास किए गए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? केसी वेणुगोपाल के बयान पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने शनिवार को बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है दोस्तों। 3 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था दोस्तों। पूजा ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, जिसके बाद पार्टी ने उनके ऊपर एक्शन लिया। समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया दोस्तों, और केवल ये बयान ही नहीं है, इससे पहले इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट डाल दिया था दोस्तों। तो ये पुराने बागी नेता है, यानी ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तारीफ करने के कारण हटाया गया है या अतीक अहमद की आलोचना करने के कारण हटाया गया है। ये तो केवल गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है दोस्तों। हकीकत यह है कि वो हमेशा से पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रही है। सोचिए, राज्यसभा का इलेक्शन इतना जरूरी होता है, उसमें अगर पार्टी के द्वारा बोले गए कैंडिडेट को वोट डालने की जगह सामने वाले को जो वोट डाल गई है पूजा पाल, तो उनसे क्या उम्मीद की जाए कि वो समाजवादी पार्टी के लिए क्या भलाई कर पाएंगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का नाम के लिए मात्र विधायक थी, बाकी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही थी, तो ऐसा किया जाना चाहिए था। बिल्कुल सही एक्शन लिया गया है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर जावेद अख्तर के साथ में एक व्यक्ति मजाक कर रहा था दोस्तों। दरअसल जावेद अख्तर ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी दोस्तों। इस पर गोलमाल नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल से जावेद अख्तर के खिलाफ उल्टा बोला गया दोस्तों। उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए बोला गया कि आपका हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस तो 14 अगस्त को होगा, यानी पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है उसी दिन जावेद अख्तर आपका भी स्वतंत्रता दिवस होगा। यानी दोस्तों जावेद अख्तर की देशभक्ति पर सवाल उठा रहा था। इस पर जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने कह दिया कि बेटा, जब तुम्हारा बाप दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे, मेरे बुजुर्ग देश की आजादी के लिए काला पानी में मर रहे थे, अपनी औकात में रहो। यानी दोस्तों जावेद अख्तर साहब को ये हल्के में ले रहे थे, इनको लग रहा था कि कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन जब मुंह तोड़ जवाब दिया गया तो अब दोबारा कोई कमेंट दिखाई नहीं दिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये 2 रुपए के लिए काम करने वाले, ट्विटर पर ट्रेंड चलाने वाले सोशल मीडिया के IT सेल के 2 रुपये ट्रोल हैं, इन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जावेद अख्तर ने जिस तरीके से जवाब दिया है दोस्तों, ये इसके लिए
लिए जाने जाते हैं और जावेद अख्तर के सामने अगर कोई आ जाए तो वो तो बोल नहीं पाता, ये तो सोशल मीडिया पर आकर कीबोर्ड वॉरियर बन रहे हैं। लेकिन जावेद साहब एकदम जवाब उसी तरीके का देते हैं जैसा ये लोग डिजर्व करते हैं। दोस्तों इसी के साथ में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी एनडीए में अपने उम्मीदवार को अंतिम रूप में सामने लाने के लिए लगातार डिस्कशन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है। दोस्तों उम्मीदवारों के नाम को लेकर जो चर्चा है वो आज शुरू होने वाली है, जिसमें संसदीय बोर्ड में चर्चा होगी। कई सारे उम्मीदवारों के नाम आगे चल रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे मनोज सिन्हा का भी नाम आगे है। दोस्तों कर्नाटका के राज्यपाल थावर चंद गहलोत और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शामिल हैं। आरएसएस के विचारक शेषाद्री चारी का नाम भी संभावित उम्मीदवार की लिस्ट में है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान भी एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। देखते हैं इनमें से किसका नाम बीजेपी आगे करती है। इसके बाद इंडिया गठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतारेगा दोस्तों, और फिर होगा इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का और वहां होगा जोरदार तरीके का घमासान। इसी के साथ में प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम केवल एक समीकरण में विश्वास रखते हैं और वह है विचारधारा आधारित समीकरण। इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर बीजेपी के साथ नहीं है। जनसुराज का फॉर्मूला MY वाला नहीं है। जनसुराज का फॉर्मूला सभी हिंदू जो विचारधारा के आधार पर गांधी, जयप्रकाश और बाबा साहब अंबेडकर, लोहिया को मानते हैं, उन्हें मुस्लिमों के साथ एक सामाजिक राजनीतिक गठबंधन बनाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम भाजपा को बुरी तरीके से हरा देंगे, यानी उन्होंने अपने इक्वेशन के बारे में चर्चा की है। दोस्तों आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि जो समीकरण बता रहे हैं इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के वोट काटने के उद्देश्य से काम करते हुए प्रशांत किशोर दिखाई देते हैं? आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।